नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी मीडियम बायोलॉजी में। यहाँ हम आपको 11वीं और 12वीं जीव विज्ञान की सारी अध्यायों को पढ़ाएंगे। तो अगर आप जीव जीव विज्ञान की सभी अध्यायों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए हम अपना आज का विषय शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है जीव विज्ञान की मूल अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ने से पहले उसके बेसिक नॉलेज को लेना जरूरी होता है। हमको उसके बेसिक नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, वो क्या है, कहाँ से आया, सबसे पहले उसको किसने बताया, क्या था वो, उसके अंदर क्या क्या मूल होता है, क्या क्या बेसिक चीजें होता है। तो वैसे हम लोग जीव विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान कहाँ से आया, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, जीव विज्ञान के अंदर क्या क्या होता है, जीव विज्ञान में क्या सब आता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू मतलब अपना विषय शुरू करते हैं। तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ठीक है। जीव विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान जो शब्द है वो कहाँ से आया? जीव विज्ञान जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया, जो कि बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जीवों का अध्ययन करना। बायोस का मतलब क्या होता है? जीव। ठीक है। और लोगोस का क्या मतलब होता है? अध्ययन करना। ठीक है। जीव विज्ञान जो शब्द है वो दो वैज्ञानिकों लेमार्क और ट्रिवेरेनस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। जीव विज्ञान जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो लेमार्क और ट्रिवेरेनस के द्वारा दिया गया था। जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? वो अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक किसको जब कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के अंदर दो शाखाएं होती है। ठीक है। जीव विज्ञान के अंदर दो शाखाएं होती है। एक पहला शाखा जो होता है जिसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं, जिसको जूलॉजी कहते हैं, और दूसरी शाखा जो होती है जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोटनी कहते हैं। ठीक है। तो जंतु विज्ञान देखते हैं कि जंतु विज्ञान क्या होता है। जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरिस्टोटल मतलब अरिस्तु। अरिस्तु ही जंतु विज्ञान के भी जनक है और जीव विज्ञान के भी जनक है। अगर आपसे कोई पूछे जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो दोनों के ही जनक जो है वो अरस्तु है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या होता है? वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रास्टस थे। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रास्टस थे। अब जानते हैं अरस्तु कौन थे। तो अरस्तु जो थे वो ग्रीक के प्रकृतिवादी थे, ग्रीक के नेचुरलिस्ट करते थे। तो अरस्तु का जो जन्म है वो 384 ईसा पूर्व में हुआ था, और उनका देहांत जो है 322 ईसा पूर्व में हो गया था। तो वो जो है कितने साल जिए थे? लगभग 65 साल जिए, 61 साल 65 साल जिए। ठीक है। इनके द्वारा मतलब अरस्तु के द्वारा जो लिखी गई सबसे फेमस पुस्तक है इसकी इनकी इनकी जो सबसे फेमस पुस्तक है वो है हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो इनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है। तो इनके द्वारा जो सबसे फेमस पुस्तक जो लिखी गई थी वो है हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है। इसके बारे इस किताब में उन्होंने जानवरों के बारे में, जंतुओं के बारे में सब चीज बताया हुआ है। ठीक है। कुछ कुछ चीजें बताई हुई है जो उस टाइम इनको पता थी। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस कौन थे? तो थियोफ्रास्टस कौन थे, क्या थे, नहीं थे, कब उनका जन्म हुआ था, कब उनका देहांत हो गया था, इसमें हम लोग वो जानेंगे। तो थियोफ्रास्टस जो थे उनका जन्म 371 ईसा पूर्व में हुआ था, और उनके देहांत जो है 287 ईसा पूर्व में हो गए थे। तो ये टोटल कितना जिए थे? ये जिए थे लगभग 82 साल। ठीक है। 82-85 साल ऐसे जिए थे, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये कौन थे? थियोफ्रास्टस कौन थे? ये अरस्तु के शिष्य थे। थियोफ्रास्टस कौन थे? ये अरस्तु के शिष्य थे। ठीक है। सबसे पहले जो है थियोफ्रास्टस ने ही भोजन और औषधियों में उपयोग आने वाले 500 पेड़ पौधों का वर्णन किया था। थियोफ्रास्टस जो ही थे सबसे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भोजन और औषधियों में उपयोग होने वाली 500 पेड़ पौधों का वर्णन किया था। ठीक है।
और थियोफ्रेस्टस ये ऐसे व्यक्ति थे जो वर्गीकरण के लिए रूपात्मक पात्रों पर विचार किया था, जिन्होंने वर्गीकरण के लिए मतलब क्लासिफिकेशन के लिए किसको किस आधार से बांटा जाए कि कौन सा प्लांट है, कौन सा एनिमल है, मतलब कौन सा जंतु है, कौन सा वनस्पति है, तो उसके आकार को देखकर जो उसके रूप को देखकर जो है इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण किया था। इनके द्वारा जो लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, विज्ञान की शाखा। अब हम लोग पढ़ते हैं जीव विज्ञान में कौन कौन सी शाखाएं होती है, जीव विज्ञान के कौन कौन से ब्रांच होते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी, एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी में जो है हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं, विच्छेदन के बाद पौधों और जानवरों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। मतलब किसी भी जानवर या पौधों के अंदर क्या होता है, आंतरिक में क्या होता है, उसको चीर फाड़ के जो देखते हैं हम लोग, उसके अध्ययन को जो है हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं, पौधों और जानवरों की बाहरी संरचना का अध्ययन है। मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी जो है जैसे किसी भी जीवों के बाहरी संरचना को देखते हैं, जैसे बाहर से हम हाथ छूते हैं, हमको मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी पौधों और जानवरों की बाहरी संरचना का अध्ययन है, किस पौधों और जानवरों की बाहरी संरचना के अध्ययन को जो हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जीव रसायन, जीव रसायन क्या है, जीवन क्रियाओं के संबंध में जीवित पदार्थ के रसायन विज्ञान का अध्ययन। जीवन क्रियाओं के संबंध में जीवित पदार्थ, जैसे हमारे अंदर रासायनिक संरचना होती है, फिर प्रकृति कैसे निर्माण हुई, प्रकृति के अंदर बहुत सारी रासायनिक संरचना चलती रहती है, जैसे हमारे अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती है उसके जो अध्ययन करते हैं, उसका जो अध्ययन करते हैं वो हम लोग करते हैं जीव रसायन के अंदर। ठीक है, कोशिका विज्ञान, कोशिका और उनके जीव के संरचना और कार्य का अध्ययन करते हैं, मतलब कोशिका क्या होता है, कोशिका के अंदर क्या होता है, उस सब का जो अध्ययन करते हैं वो हम लोग किसके अंदर करते हैं, कोशिका विज्ञान के अंदर करते हैं। ठीक है, परिस्थितिकी, इकोलॉजी, जीव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध का अध्ययन करते हैं हम लोग उसको परिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, भ्रूण विज्ञान, अंडे से बाहर आने तक या जन्म तक जीव के विकास चरणों का अध्ययन। भ्रूण विज्ञान क्या होता है, कोई भी जानवर, कोई भी पशु पक्षी जो है वो अंडा देता है, उससे जब तक बच्चे बाहर आते हैं उस बीच के जो अध्ययन को, उस बीच में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इम्ब्रियोलॉजी। एंड्रोक्रिनोलॉजी, एंड्रोक्रिनोलॉजी, जानवरों में अंतःस्रावी ग्रंथियों और हार्मोन क्रिया का अध्ययन। ठीक है, एंड्रोक्रिनोलॉजी क्या है, एंड्रोक्रिनोलॉजी है जो हमारे अंदर हार्मोनल चेंज होता है उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, किसी भी पेड़ पौधा, किसी भी जीव के अंदर जो है वो हार्मोनल चेंज जो होता है, हार्मोनल क्रिया जो होता है, हार्मोनल रिएक्शन जो होता है, उसका जो अध्ययन करते हैं हम लोग उसको कहते हैं एंड्रोक्रिनोलॉजी। क्रमागत उन्नति, इवोल्यूशन, जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति और प्रजातियों के क्रमिक विभेदीकरण या वंश का अध्ययन है। ठीक है, क्रमागत उन्नति क्या है, जीवों की उत्पत्ति और प्रजातियों के क्रमिक विभेदीकरण या वंश का अध्ययन है। मतलब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रजाति के कौन किस किस क्रम में कौन से प्रजाति आए, या उसके विभेदीकरण क्या है, या उसका वंश क्या था, इस सब के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसको किस में पढ़ते हैं, क्रमागत उन्नति में पढ़ते हैं। उनका अध्ययन जो हम लोग क्रमागत उन्नति के अंदर करते हैं। उत्तक विज्ञान, उत्तक विज्ञान क्या होता है, उत्तक विज्ञान विज्ञान क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्तक का अध्ययन। उत्तक का अध्ययन जो है हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं कि उत्तक के अंदर कौन सी क्रियाएं होती है, नहीं होती है, उत्तक कैसे बनता है, इन सब का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, उत्तक विज्ञान। उत्तक विज्ञान को हिंदी इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी क्या, इम्यूनोलॉजी के अंदर हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, इम्यूनोलॉजी के अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं संक्रमण के लिए जीव के प्रतिरोध का अध्ययन। संक्रमण, अगर किसी जीव में कोई संक्रमण हो जाता है उसके प्रति उसका शरीर कैसे प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है उसका जो अध्ययन करते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी पढ़ लिया। अब जीवाश्मिकी, पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्मिकी क्या होता है, प्रागैतिहासिक प्रजातियों का अध्ययन है जो ज्यादातर विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे जीव, ऐसे जीवाश्म जो मतलब जैसे डायनासोर वगैरह जो विलुप्त हो चुके हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, उसका जो अध्ययन करते हैं हम लोग उसको किसमें अध्ययन करते हैं, जीवाश्मिकी में। शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी, जीव के भीतर विभिन्न भागों की क्रियाओं का अध्ययन है। जीव के भीतर जैसे हमारे भीतर कौन कौन सी क्रियाएं चलती है उसका जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शरीर विज्ञान। ठीक है, मानस शास्त्र, मानस शास्त्र क्या होता है, मन और व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन, जैसे हमारे अंदर क्या चलता है, हमारा व्यवहार कैसा है उसका जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग किसमें रखते हैं, मानस शास्त्र में करते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या है, जीव की वर्गीकरण और अन्य जीव के साथ उनके विकासवादी संबंध का अध्ययन।
टैक्सोनॉमी क्या है? जीव के वर्गीकरण और अन्य जीव के साथ उनके विकासवादी संबंध का अध्ययन। जीव का वर्गीकरण कैसे किया गया, जीव का वर्गीकरण क्यों किया गया, उनका किसी और जीव से क्या संबंध है, इस सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान। जू जियोग्राफी, जू जियोग्राफी क्या होता है? पृथ्वी पर जीवन का वितरण का अध्ययन, कि पृथ्वी पर कैसे जीवों को वितरित किया गया, कैसे जीवों को बांटा गया, कि कोई ठंडे प्रदेश में रहता है, कोई ठंडी जगह पे रहता है, कोई गर्म जगह पे रहता है, उसका जो वितरण कैसे किया गया, उसका वितरण कैसे हुआ, उसका जो अध्ययन है हम लोग जू जियोग्राफी के अंदर करते हैं। जू पैथोलॉजी, जू पैथोलॉजी के अंदर जो हम लोग पशुओं के रोग का अध्ययन करते हैं, पशु के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं उसका जो अध्ययन करते हैं हम लोग, वो किसके अंदर करते हैं? जू पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं क्या है। प्राचीन भारत में जीव विज्ञान, प्राचीन भारत का हमारा जीव विज्ञान कैसा था, प्राचीन भारत में हमारे प्राचीन भारत में जीव विज्ञान कैसा हुआ करता था, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमारा जो प्राचीन भारत का जीव विज्ञान था वो बहुत विकसित हुआ करता था। ठीक है, हमारा जो प्राचीन भारत का जीव विज्ञान था वो बहुत ही विकसित हुआ करता था। तो देखते हैं अब जीवों के वर्गीकरण का संदर्भ उपनिषदों और वेदों में 1500 से 600 ईसा पूर्व से ही उपलब्ध है, जबकि अरस्तु जो है वो 300 ईसा पूर्व में बताए थे, 384 ईसा पूर्व के बाद बताए थे उन्होंने कि मतलब जीव क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन सब के बारे में। लेकिन हमारे जो उपनिषद और वेद है वहां पे उसमें जो है हम 1500 से 600 ईसा पूर्व में ही उसमें उपलब्ध है ये जानकारी कि वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, वैदिक साहित्य में करीब 740 पौधों और 240 जंतुओं के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, जिसके बारे में उल्लेख किया गया 740 पौधों और 240 जंतुओं के बारे में वैदिक साहित्य में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पुराने साहित्य में उल्लेख किए गए कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ। ठीक है, जो कि जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में कौन कौन सी चीजों का मतलब उल्लेख किया गया है। तो इस उपनिषद में जो है जंतुओं को 3 श्रेणियों में वर्गित किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में जो है जंतुओं को 3 श्रेणियों में वर्गित किया गया है। पहला श्रेणी कौन सा है? जिर्जा, जिसमें कि जीवित बच्चों को जनने वाली को रखा गया है। जो जीवित बच्चे को जन्म देते हैं वैसे जीवों को रखा गया है, जैसे कि स्तनधारी जीव। ठीक है, अंडजा, अंडजा में क्या होता है कि अंडोत्पन्न, जो भी पशु पक्षी हैं, जो भी हैं ऐसे जीव जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उसको किसमें रखा गया है? अंडजा, जैसे पक्षी, सरीसृप, कीड़े और कृमि। उभिजा, उभिजा क्या होता है? वनस्पति मूल या अलैंगिक प्रजनन वाले जीव, जैसे पेड़ पौधे हो गए, या फिर जो अलैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है, जो एक कोशिका से ही अपने आप को बढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो अलैंगिक जनन करते हैं उसको जो है उभिजा में रखा गया है, जैसे कि कवक हो गया, जलवयाल हो गया, पेड़ पौधे इत्यादि। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सुश्रुत संहिता क्या होता है। सुश्रुत संहिता 600 ईसा पूर्व पहले लिखा गया था। ठीक है, इसमें जो है जीवों को 2 प्रकार में बांटा गया था। पहला क्या था? अस्तवा। अस्तवा, अस्तवा मतलब क्या होता है? जो कि अस्थिर हो, जो कि चल फिर नहीं सकते, एक जगह स्थिर रहते, वैसे जीवों को जो है अस्तवा में रखा गया था। ठीक है, और जंगम, जंगम में कैसे जीवों को रखे? तो जंगम में जो अस्थिर या गतिशील जीव होते हैं उनको रखा गया था। अस्थिर या गतिशील जीव मतलब जो चलते फिरते रहते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, जंतु लोग हो गए, ऐसे जीवों को जो है जंगम में रखा गया था। तो वैदिक काल के दौरान 2 अश्विनी कुमार जो थे उनको क्या कहा गया कि आप जो है चिकित्सा का अभ्यास करिए। वो अश्विनी कुमार कौन होते थे? जो राजा के पुत्र होते थे उनको या तो राजकुमार कहा जाता था, अश्विनी कुमार कहा जाता था। तो ठीक है, तो अश्विनी कुमार दो जो राजाओं के पुत्र थे, तो वैदिक काल के दौरान 2 अश्विनी कुमार को चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए कहा गया था, जिनका नाम धन्वंतरी और सुश्रुत था। ठीक है, धन्वंतरी को जो है चिकित्सा का देवता भी कहा जाता है। धन्वंतरी को जो है चिकित्सा का देवता भी कहा गया था। प्राचीन भारत विज्ञान में जो धन्वंतरी थे, धन्वंतरी को जो चिकित्सा का देवता भी कहा गया है। प्राचीन भारत के जो जीव विज्ञान थे उसमें धन्वंतरी को चिकित्सा का देवता कहा गया है। और सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के पिता, शल्य चिकित्सा का पिता क्या होता है? शल्य मतलब क्या होता है? सर्जरी। तो फादर ऑफ सर्जरी मतलब सुश्रुत को जो है शल्य चिकित्सा का पिता के रूप में जाना जाता था। ठीक है,
सुश्रुत ने जो है पहली बार, सुश्रुत ऐसा व्यक्ति था जिसने पहली बार मानव शरीर का रचना का अध्ययन किया था। मृत मानव शरीर को लेके उसके शरीर मानव उसके अंदर मृत मानव के शरीर को लेके उसके अंदर शरीर रचना का अध्ययन किया था। किसने किया था? सबसे पहले सुश्रुत ही ऐसा व्यक्ति था जिसने मृत शरीर पर मानव शरीर की रचना का अध्ययन किया था। ठीक है। सुश्रुत ने नाक पर प्लास्टिक सर्जरी की थी। सुश्रुत ही ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहली बार नाक पर प्लास्टिक सर्जरी की थी। कोई योद्धा था जिसका नाक कट गया था किसी युद्ध में, उसके ऊपर सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी की थी। ऑप्थेमेलिक्स ऑप्थेलेमिक सर्जरी क्या होता है? ऑप्थे ऑप्थेल्मिक सर्जरी क्या होता है? ऑप्थेल्मिक सर्जरी आंख जो होता है, आंख में किसी प्रकार का सर्जरी होता जो है उसको हम लोग ऑप्थेल्मिक सर्जरी कहते हैं। तो सुश्रुत ने जो है मोतियाबिंद के निष्कर्षण जैसी एक आंख की सर्जरी की थी। ठीक है। मोतियाबिंद जैसे ही एक आंख की सर्जरी की थी। मोतियाबिंद जैसे ही किसी बीमारी की उसने सर्जरी की थी जो कि आंख में होती है। ठीक है। चरक संहिता, अब देखते हैं चरक संहिता में क्या है। यह कहा जाता है कि आत्रेय जो है 600 ईसा पूर्व में ही की गई अग्नि विकास द्वारा लिखित है। चरक चरक संहिता जो है आत्रेय के द्वारा, ठीक है, 600 ईसा पूर्व में अग्निव्यस द्वारा लिखित है। चरक संहिता क्या है? चरक संहिता आत्रेय में लिखा गया था, जो अग्निवश द्वारा लिखा गया था। चरक में सबसे पहली बार पाचन, चयापचय और प्रतिरक्षा की अवधारणाओं पर चर्चा किया गया था। चरक संहिता में जो है सबसे पहली बार, देखते हैं चरक संहिता क्या है। चरक संहिता यह कहा जाता है कि आत्रेय 600 ईसा पूर्व की में अग्निवश द्वारा लिखित है। आत्रेय चरक संहिता के अंदर जो आत्रेय आता है वो 600 ईसा पूर्व में ही अग्निवश के द्वारा लिखा गया था। चरक ही नहीं, चरक जो है चरक संहिता जो है जिसमें पहली बार पाचन, चयापचय और प्रतिरक्षा की अवधारणाओं पर चर्चा किया था। चरक संहिता ही एक ऐसा चीज, चरक संहिता जो किताब है उसके अंदर दुनिया में पहली बार पाचन, चयापचय और प्रतिरक्षा, जो इम्यून सिस्टम होता है उसके ऊपर, उसके अवधारणाओं के ऊपर चर्चा किया गया था। ठीक है। अब देखते हैं तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद क्या था? इस उपनिषद में विकास की प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किया गया है। इसमें जीवन के उद्भव स्थान अंतरिक्ष में बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद क्या था? तैत्तिरीय उपनिषद में जो है विकास की प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किया गया था। मतलब विकास की प्रक्रिया के बारे में बताया गया था कि हमारा विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, हम कहाँ से आए, ये सब चीज जो है तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया था। इसमें जीवन के उद्भव स्थान, मतलब इसमें जो है इस उपनिषद में जो जीवन का जो उद्भव स्थान है, जीवन जो कहाँ से आया उसको जो है अंतरिक्ष बताया गया। मतलब जीवन का उद्भव स्थान किसको बताया गया? अंतरिक्ष को बताया गया है। ठीक है। चलिए यहाँ तक पढ़ लिया हम लोग। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद। इस उपनिषद में विकास की प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किया गया है। इसमें जीवन के उद्भव स्थान अंतरिक्ष को बताया गया। इस उपनिषद में जो विकास की प्रक्रिया, हम कैसे विकसित हुए, हमारा क्या था, हम पहले क्या थे, अब क्या है, इन सब चीजों के बारे में जो बताया गया है उसको जो है, उसके ऊपर जो है इस उपनिषद विकास तैत्तिरीय उपनिषद इस उपनिषद में विकास की प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किया गया है। इस उपनिषद में जो विकास की प्रक्रिया कैसे हुई हमारे में, उसके बारे में मतलब लिखा गया है, अवलोकन किया गया है। इसमें जो है जीवन के उद्भव स्थान अंतरिक्ष को बताया गया है। इस उपनिषद के अनुसार जीवन का जो उद्भव स्थान है, जीवन कहाँ से आया, उसको जो है उस जगह को जो है अंतरिक्ष को बताया गया। इस उपनिषद के अनुसार हमारा जीवन जो है, मतलब धरती में पहली बार जीवन जो है वो अंतरिक्ष से आया था। कहां से आया था? अंतरिक्ष से आया था। ठीक है। इसमें जीवन के तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है, इस उपनिषद में विकास की प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में जो है विकास की प्रक्रिया कैसे हुई इसके बारे में अवलोकन किया गया है। इसमें जीवन का उद्भव स्थान अंतरिक्ष को बताया गया है। इसमें जो है जीवन का उद्भव स्थान जो है वो अंतरिक्ष को बताया गया। मतलब जीव सबसे पहले कहाँ आया, तो वो अंतरिक्ष में आया, इसमें ये बताया गया है। ठीक है। तो उद्भव स्थान किसको बताया गया? अंतरिक्ष को। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
तो आगे जो है हम पढ़ेंगे जीवों के विशिष्ट लक्षण के बारे में। आगे क्या हम लोग पढ़ेंगे, जीवों के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं, जीवों के अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो सिर्फ सजीवों में ही मिलेंगे, निर्जीवों में नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला लक्षण जो है जीवन चक्र है, मतलब आयु, जीवन चक्र। ठीक है। दूसरा लक्षण जो है संवेदनशीलता तथा अनुकूलता है। ठीक है। सब चीज को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, थोड़ा बहुत डिटेल यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद जिस जिस चैप्टर में जो जो चीजें आएंगी, जिस जिस अध्याय में जो जो चीजें आएंगी वहां हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो कोशिका संरचना, ये भी जीवों के विशिष्ट लक्षण है। जीव द्रव्य जीवों के विशिष्ट लक्षण है। श्वसन जीवों के विशिष्ट लक्षण है। उपापचय जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ये भी जीवों के विशिष्ट लक्षण है। पोषण जीवों के विशिष्ट लक्षण है। और उत्सर्जन, ये भी, ये सब जो है जीवों के विशिष्ट लक्षण है। तो सबसे पहला विशिष्ट लक्षण क्या है, जीवन चक्र। तो जीवन चक्र क्या होता है, ठीक है। सभी जीव जो होते हैं वो एक निश्चित जीवन चक्र अनुसरण करते हैं। उनका जन्म होता है, वे विकसित होते हैं, प्रजनन करते हैं और फिर कुछ समय पश्चात वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। अतः जीवों में क्रमबद्ध रूप से विविध क्रियाएं होती है जिन्हें जीवन चक्र कहते हैं। हम सभी जीव, जैसे हम लोग हैं, कोई भी पशु पक्षी है, वो जन्म लेता है, जन्म लेता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा विकसित होता है, जैसे हम लोग बड़े होते हैं, एडल्ट एज में जाते हैं, ठीक है, युवावस्था में जाते हैं। उसके बाद हम लोग उसके बाद वो प्रजनन करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रजनन करते हैं, फिर अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है। फिर कुछ समय पश्चात वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जैसे हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, जानवर जो होते हैं, जंतु लोग जो होते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। और सबसे अंत में जो उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जीवन, उनका जन्म होता है, वो विकसित होते हैं, प्रजनन करते हैं और कुछ समय पश्चात वो वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अतः जीवों में क्रमबद्ध रूप से विविध क्रियाएं होती है, मतलब ये सारी क्रियाएं जो है हमारे अंदर क्रमबद्ध होती है कि पहले हम जन्म लेते हैं, फिर विकसित होते हैं, फिर प्रजनन करते हैं, उसके बाद फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, अंत में मृत्यु हो जाती है। तो ये सब क्या है, क्रमबद्ध रूप से विविध क्रियाएं होती है जिन्हें जीवन चक्र कहा जाता है। ठीक है। जीवन चक्र जो है सजीवों में ही सिर्फ पाया जाता है, ये निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। किसी भी निर्जीव में जीवन चक्र नहीं पाया जाएगा, यह सिर्फ सजीव में पाया जाएगा। तो इसलिए यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, यह सिर्फ सजीवों के लक्षण होते हैं। ठीक है। यह सिर्फ सजीवों के लक्षण होते हैं, यह निर्जीवों में नहीं पाया जाता है, इसलिए यह सजीवों के विशिष्ट लक्षण होता है। तो अब देखिए जीवन चक्र, ठीक है। जैसे तितली का जीवन चक्र देखते हैं, पहले वो अंडे देते हैं, अंडे से वो निकलते हैं, अंडे से उनका जन्म होता है, उसके बाद वो कैटरपिलर बनते हैं, ठीक है, लार्वा बनते हैं, उसके बाद वो प्यूपा बनते हैं, ठीक है, उसके बाद वो एडल्ट होते हैं, फिर प्रजनन करते हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं और वो मर जाते हैं, ठीक है, अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो जो अंडे देके जाते हैं, इस तरह से लाइफ साइकिल इनका जीवन चक्र चलते रहता है। मनुष्य का जीवन चक्र देखते हैं, मनुष्य जब हम लोग जन्म लेते हैं उस टाइम हम लोग बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग इन्फेंट होते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा विकसित होकर चाइल्ड बनते हैं, उसके बाद जो विकसित होते हैं हम लोग, उसके बाद एडोलेसेंस एज में जाते हैं, जिस एज में भी आप लोग हो उस एज को क्या कहते हैं, एडोलेसेंस एज कहते हैं। फिर युवावस्था में जाते हैं, जहां हम लोग हम लोग शादी करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग प्रजनन करते हैं, जो स्पेशल प्रजनन करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं और फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीवन चक्र, और ये जो है ये हो गया तितली का जीवन चक्र। ऐसे ही सभी जीवों का जीवन चक्र होता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं संवेदनशीलता तथा अनुकूलता। ये भी जो जीवों के विशिष्ट लक्षण होते हैं, संवेदनशीलता तथा अनुकूलता, सेंसिटिविटी एंड एडोप्टिबिलिटी, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंसिटिविटी एंड एडोप्टिबिलिटी कहते हैं। संवेदनशीलता तथा अनुकूलता सजीवों के जटिल विशेषताओं में से एक पर्यावरण या अपने चारों ओर के वातावरण का उपयोग करना और उससे उत्पन्न उत्तेजना के प्रति जवाब देने की क्षमता है। जैसे हम लोग के अंदर जो है संवेदनशीलता होता है कि जैसे हम लोग को कोई पिंच चुभाता है तो हम लोग हाथ हटाते हैं वहां से, वो क्या है, हमारा संवेदनशीलता, पता चलता है यहाँ पे हमारा कोई पिंच चुभा रहा है या फिर कहीं पे आग जल रही होती है। अगर हमारा हाथ उसमें जाता है, हमारा हाथ जलता है तो हम हाथ पीछे खींच लेते हैं, ये सब क्या हमारे अंदर संवेदनशीलता है। या फिर जैसे हम अभी जहाँ रह रहे हैं, जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन हम जब ठंडे प्रदेश में जाते हैं तो वहां भी अपने आप को ढाल लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अनुकूलता कहते हैं। ठीक है।
तो सजीवों के जटिल विशेषताओं में से एक पर्यावरण या अपने चारों ओर के वातावरण का उपयोग करना, चारों ओर के वातावरण का उपयोग करना और उससे उत्पन्न उत्तेजना के प्रति जवाब देने की क्षमता भी है। ठीक है, शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है, प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना होता है। ठीक है, जैसे सभी जीव हैं, उनके सबसे जो लक्षण होता है, सबसे जो पेचीदा लक्षण होता है, जैसे वो पर्यावरण में कुछ भी उनके अनुकूल नहीं होता है, उसके जवाब में वो अपने संवेदनशीलता या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ठीक है, जीवित चीजों में विशेष इंद्रिय तत्व होता है, जीवित चीजों में जो है विशेष इंद्रिय तत्व होते हैं और इंद्रियों के अंगों के माध्यम से ब्रह्म कारक की प्रतिक्रिया, तापमान, प्रकाश, चीजों में जो विशेष इंद्रिय तत्व होते हैं और इंद्रिय अंगों के माध्यम से ब्रह्म कार्य की प्रतिक्रिया, तापमान, प्रकाश, प्रदूषक, अन्य चीजों की और भोजन आदि का काम करते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों दीप्तिकाली मौसम प्रजनकों के जनन का प्रभावित करता है। पादप और प्राणियों में क्या होता है, वो मौसम के अनुसार अपने आप को जनन करते हैं, मतलब ठंडी आएगा तभी वो जनन करेंगे, गर्मी आएगा, कुछ जीव जो होते हैं वो ठंडी में जनन करते हैं, कुछ जीव जो होते हैं वो गर्मी में जनन करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं, वो मनुष्य की तरह विकसित नहीं होते, मनुष्य की तरह वो इतने विकसित नहीं होते हैं, लेकिन वो जो है द्वितीयकाल मौसमिक प्रजनन करते हैं। ठीक है, जब कोई मौसम आता है तभी वो अपने आप को प्रजनन करते हैं। जैसे कुछ जीव जो होते हैं वो ठंडी में खुद का प्रजनन करते हैं, ठंडे मौसम में खुद का प्रजनन करते हैं। कुछ जीव जो होता है वो जब गर्मी आती है तब प्रजनन करते हैं। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पे आम लगते हैं तो वो गर्मी के समय में आते हैं, ना कि ठंडी के समय में आते हैं। अब गेहूं का पौधा वो सिर्फ ठंडी के समय में ही लगाया जाता है, गर्मी के समय में नहीं लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह वो क्या है, द्वितीयकाल मौसमी प्रजनक करते हैं, द्वितीयकाल मौसमी प्रजनक करते हैं या जनन करते हैं। ठीक है, इसलिए मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात सचेतन, मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात सचेतन है। ठीक है, मानव ही एक ऐसा जीव है जो मौसमों के हिसाब से नहीं, जो मौसमी प्रजनन नहीं करते हैं। मानव अपने आप से अवगत रहते हैं, इसलिए चेतना जो है जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। इसलिए चेतना जो है जीवों का विशिष्ट लक्षण है। ये सिर्फ जो है चेतना जो है सिर्फ सजीवों में होगा, निर्जीवों में नहीं होगा। ठीक है, नोट्स लिख रहे हो आप लोग, वीडियो पॉज करके नोट्स लिखते जाइए आप लोग। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को आसानी होगा फिर से पढ़ने में। इसको पढ़ने के बाद आप इसका नोट्स बनाए, फिर इसको पढ़े, उससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और नोट्स बनाने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। ठीक है, और अगर आप इसका प्रिंट नोट्स चाहते हैं तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका संरचना भी जो है जीवों के विशिष्ट लक्षणों में से एक है। ठीक है, कोशिका जीवों के शरीर के कोशिका जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो है किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, कोई भी जीव है, कितना भी बड़ा जीव है, कितना भी छोटा जीव है, वो किसका बना हुआ है, कोशिका का बना हुआ है। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर की जो कोशिका है, जैसे हमारे अंदर कोशिका होती है, वैसे घर के अंदर जो सेल होता है उसका जो संरचनात्मक और होता है, संरचनात्मक चीज होती है, वो ईंटें होती है। एक एक ईंट जो है, एक ईंट से ही वो हम उसको शुरू करते हैं बनाना। ठीक है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर एक सेल से ही, एक कोशिका से ही हम बनना इस प्रारंभ करते हैं और इतना बड़ा शरीर हमारा बन जाता है। तो कोशिका जो है जीवों का शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका में 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है, केंद्रक और दोनों के बीच कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक कोशिका झिल्ली होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है और दोनों के बीच कोशिका द्रव्य होता है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो जितने भी चीज होते हैं, जितने भी द्रव्य होते हैं, जो भी होते हैं, सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ये चीज हम कोशिका द्रव्य में भी आगे देखेंगे। ठीक, कोशिका है। ठीक है, कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का क्या मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्राचीन और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस इसको कहते हैं। तो इस
कोशिका में जो है, इस कोशिका के अंदर जो है केंद्रक कला और कोशिका अनुपस्थित होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है सिर्फ केंद्रक केंद्रक होता है, ये केंद्रक है, लेकिन इसके चारों तरफ जो है, इसके अंदर इसके चारों तरफ जो है केंद्रक कला नहीं है, ये बिखरा हुआ है, ठीक है। और कोशिका अनुपस्थित है, जैसे इसके अंदर जो है अनु, इसके अंदर जो आणविक झिल्ली नहीं है, अंतपर्दभ्य जालिका नहीं है, ये सब जो है इसके अंदर अनुपस्थित है, ठीक है। तो ये ये कोशिका किस में पाए जाते हैं? तो ये कोशिका जो जीवाणु और माइकोप्लाज्मा में पाए जाते हैं। जो पुराने कोशिका है वो किस किस जानवर की, जो पुराने कोशिका है वो किस किस जीवों में पाए जाते हैं? वो जीवाणु और माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है हमारा? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या? यू का मतलब होता है नवीन, मतलब नए जमाने का कोशिका, नवीन कोशिका है ये, ठीक है। और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस, ये हम पहले भी पढ़े, तो इसको ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका में जो होता है, इसमें केंद्रक कला भी उपस्थित होता है और कोशिका भी उपस्थित होता है। तो अगर हमसे कोई पूछे केंद्रक कला, मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है, तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है? तो यूकैरियोटिक सेल में जो है केंद्रक कला और कोशिका अनुपस्थित होता है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है केंद्रक कला और कोशिकांग अनुपस्थित होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में जो है केंद्रक कला और कोशिकांग उपस्थित होता है। तो यह कोशिका किसके अंदर पाया जाता है? जंतु के अंदर पाया जाता है, कवक के अंदर पाया जाता है, प्रोटिस्टा के अंदर पाया जाता है, और भी बहुत जीवों में पाया जाता है। तो अब इसका देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। देखिए ये है केंद्रक, और ये जो चारों तरफ ये लाइन है, ये जो है ये है केंद्रक कला, ठीक है। ये है, इसको हम लोग अंतपर्दभ्य जालिका कहते हैं। अंत इसको जो है हम लोग अंतःपर्दभ्यी जालिका कहते हैं, और इसको जो है हम अंत इसको जो है हम लोग आंध्रपर्दभ्यी जालिका कहते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, ये राइबोसोम होता है, और ये सारे जो हैं ये सारे मिलकर जीव द्रव्य कहलाते हैं, ठीक है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव को जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य किसको कहते हैं? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव को जो है हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य के अंदर ही संपूर्ण जैविक क्रियाएं होती है। जीव द्रव्य के अंदर ही है जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है वो किसके अंदर होती है? जीव द्रव्य के अंदर होती है। शब्द प्रोटोप्लाज्म जो ये जीव द्रव्य है, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसमें कि प्रोटोस का मतलब होता है पहले, ठीक है, और प्लाज्मा का मतलब होता है कुछ ढाला या गठित। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? कुछ ढाला या गठित होता है। इसका उपयोग 1839 में जी पुरकेंजे द्वारा पहली बार किया गया था। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य जो है प्रोटोप्लाज्म है, इस शब्द का उपयोग सबसे पहली बार जे पुरकेंजे द्वारा 1839 ईस्वी में किया गया था। जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में होने वाले रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तनों और जीव द्रव्य और वातावरण के बीच होने वाली आदान प्रदान की क्रियाओं को जैविक क्रिया कहते हैं। जैविक क्रिया क्या होता है? यहाँ हम लोग पढ़े ना कि जैविक क्रियाएं, संपूर्ण जैविक क्रियाएं होती है। तो जैविक क्रियाएं क्या होती है? तो जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में होने वाली रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तन और जीव द्रव्य और वातावरण के बीच होने वाली आदान प्रदान की क्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग जैविक क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, फिर हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP बनता है, उस सब रासायनिक क्रियाएं होती है, कुछ भौतिक परिवर्तन होता है, इस सब को जो हम लोग जैविक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोटोप्लाज्म जो है कुछ इस तरह का दिखता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? कोशिका झिल्ली। साइटोप्लाज्म का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कोशिका झिल्ली। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? केंद्रक, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? आणविक झिल्ली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? आणविक झिल्ली, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम का मतलब क्या होता है? उसके बाद ये राइबोसोम होता है, उसके बाद ये कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये कोशिका झिल्ली होती है। श्वसन, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो श्वसन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। श्वसन, श्वसन एक चयापचय अभिक्रिया है, ठीक है, जो सभी जीवों में होती है। इसमें जीव ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, यहाँ लेते हैं कि स्पेलिंग गलत हो गया है तो इसको आप लोग सही कर लीजिए, लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो जीवों की कोशिकाओं के भीतर होती है। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है। श्वसन जो है वो जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जो जीवों के शरीर के कोशिकाओं के भीतर होती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा ग्लूकोज के टूटने से उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? ग्लूकोज के टूटने से उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग कोशिकाएं द्वारा
जिसका उपयोग कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक जीवित प्रजातियां एकल कोशिका वाले जीव से प्रमुख बहुकोशिका वाले जीव तक प्रत्येक जीवित प्रजातियां एकल कोशिका वाले जीव से प्रमुख बहुकोशिकाएं वाले जीव तक सभी श्वसन करते हैं, चाहे वो एक कोशिका हो, एकल कोशिका वाले जीव हो, या जैसे प्रमुख बहुकोशिकाएं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग प्रमुख बहुकोशिकाएं जीव हैं। तो हम लोग चाहे वो एकल कोशिका हो या चाहे प्रमुख में बहु चाहे वो एकल कोशिका हो या चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हो, सभी जो है श्वसन करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो वायु श्वसन। यह एक प्रकार का कोशिकीय श्वसन है जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायु श्वसन जो है वो ऊर्जा उत्पन्न कर वायु श्वसन क्या होता है? वायु श्वसन जो होता है वैसा कोशिकीय श्वसन होता है जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, यह एक सतत प्रक्रिया जो जानवरों और पौधों की कोशिकाओं के भीतर होती है। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जो जानवरों के भीतर और पौधों के भीतर होती है। ठीक है, जीवों के भीतर होती है। ग्लूकोज, इसमें जो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटता है और क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है C6H12O6 जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब रिएक्शन करता है। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और H2O बनाता है, जल बनाता है और ऊर्जा बनाता है, एटीपी। कितना एटीपी बनाता है? 673 कैलोरी। ठीक है, वायु श्वसन में जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है, जब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो क्या बनाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, और इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है कितना होती है? 673 कैलोरी होती है। जब हम दौड़ते हैं तब हमारे शरीर में अवायु श्वसन होता है। ठीक है, जब हम दौड़ते हैं तब हमारे शरीर में कौन सा श्वसन होता है? अवायु श्वसन होता है। तो अवायु श्वसन के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक अम्ल बनाता है और इसमें सिर्फ 28 कैलोरी ही एनर्जी रिलीज होता है। तो इसीलिए जब हम दौड़ते हैं तो हम जोर जोर से सांस लेने लगते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है अच्छे से जाए, लेकिन फिर भी जो है ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक अम्ल बना देता है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होता है। हमारे शरीर के अंदर उस उतनी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाती। जैसे देखे ना आप लोग, श्वसन में जो है, वायु श्वसन में जो है 673 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो रहा था, और यहाँ पे जो है जब हम दौड़ते हैं उस टाइम जो अवायु श्वसन होता है इसमें 28 कैलोरी ही ऊर्जा उत्पन्न हो पा रहा है। तो इसीलिए जो हम लोग थका हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, अवायु शोषण। अवायु शोषण क्या होता है? अवायु शोषण को जो है इंग्लिश में हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यह एक प्रकार का कोशिकीय शोषण है जो ऊर्जा के उत्पादन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायु शोषण जो है कोशिकीय शोषण है जो ऊर्जा का उत्पादन जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में करता है। ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन नहीं यूज करता, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति जहां नहीं होता है वहां जो है अवायु शोषण होता है। ठीक है, अवायु शोषण के लिए रासायनिक समीकरण, अवायु शोषण के लिए जो रासायनिक समीकरण वो इस प्रकार है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? अवायु शोषण होता है। ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक अम्ल बना देता है और कितना एनर्जी रिलीज करता है? कितना ऊर्जा रिलीज करता है? कितना ऊर्जा बनाता है? 28 कैलोरी ही ऊर्जा बनाता है। और यह अभिक्रिया जो ईस्ट में होता है, यह रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन को हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। तो खमीर के अंदर मतलब ईस्ट के अंदर या जीवाणु बैक्टीरिया के अंदर जो अभिक्रिया होती है वह कैसे होती है? तो जीवाणु या ईस्ट के अंदर, जीवाणु या खमीर के अंदर जो है ग्लूकोज को जो है वो अल्कोहल में तोड़ देता है। इथेनॉल अल्कोहल सब में, इथेनॉल में या अल्कोहल में तोड़ देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब टूटता है तो वो क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है, मतलब शराब बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊर्जा बनाता है। ठीक है, आया समझ में? तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते। अब हम लोग पढ़ेंगे उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं को उपापचय कहते हैं। हमारे शरीर में जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना हमारे शरीर के अंदर पचता है, वो रासायनिक क्रिया है। सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जो है हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है वो एनर्जी रिलीज करता है। सांस लेते हैं जब हम तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो है वो ग्लूकोज जो है टूटता है और ऊर्जा बनाता है। वो सारी क्रियाएं जो जो भी क्रियाएं होती है, जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है उसको क्या कहते हैं? हम लोग उपापचय कहते हैं।
ठीक है। तो यही चीज हम आगे लिखेंगे, ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग माप क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते हैं और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचय क्रियाएं हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों। तो उपापचय में शरीर के अंदर दो क्रियाएं होती है। उपापचय में जो है शरीर के अंदर दो क्रियाएं होती है। ठीक है। पहला जो होता है वो कैटाबोलिज्म होता है, मतलब सभी चयापचय क्रियाएं का समूह जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थों के बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूटकर ऊर्जा मुक्त करते हैं। ऐसे क्रियाओं को जो हम लोग कहते हैं वो कैटाबोलिज्म कहते हैं। ठीक है। यह ऊर्जा अन्य जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह ऊर्जा जो है अन्य जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक है। जैसे हम लोग चलते हैं फिरते हैं, वो उसके लिए आवश्यक है। श्वसन एक कैटाबोलिक क्रिया है। श्वसन जो है वो कैटाबोलिक क्रिया है। इस क्रिया के फलस्वरूप शरीर के भार में कमी आ जाती है। तो ये जब क्रिया होगा, जब ये क्रिया होगा, कैटाबोलिक क्रिया होगा, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, शरीर के भार में कमी आएगी। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाए तो उस टाइम हमारा भार जो है, वजन जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन कुछ समय बाद जब हमारे शरीर के अंदर भोजन पच जाता है तो हमारा वजन घट जाता है। ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म में जो है, कैटाबॉलिज्म जब हमारे शरीर के अंदर कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होगा, ठीक है, कैटाबॉलिज्म क्रिया होगा, अभिक्रिया होगा, तब हमारे जो शरीर का वजन है वो घट जाएगा। तो कैटाबॉलिज्म जैसे सबसे इसका एक अच्छा उदाहरण जो है वो है जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज जो हमारे शरीर के अंदर बनता है उसको जो है, जब हम खाना खाते तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज को जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ग्लूकोज जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और टूटता है। और ग्लूकोज जब टूटता है तो क्या क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि हम लोग श्वसन के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। जब हम लोग ऑक्सीजन जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ग्लूकोज जो है टूट जाता है, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। और वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। और क्या बनाता है, ऊर्जा, जिसका उपयोग हम लोग चलने फिरने के लिए करते हैं। तो ऊर्जा जो हम लोग यहाँ ऊपर पढ़े, चलने फिरने के लिए यहाँ पर है ना लोग, ऊर्जा अन्य जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ठीक है। तो वही है, जब ये ऊर्जा बनाता है तो कितना ऊर्जा बनाता है, 673 कैलोरी ऊर्जा बनाता है। ठीक है। अब दूसरा दूसरा क्या है, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, सभी चयापचय क्रियाएं जिसके फलस्वरूप शरीर में सामान्य अणुओं से जीव द्रव्य के अपेक्षाकृत बड़े बड़े अणुओं का निर्माण होता है, वो क्या कहता है, एनाबॉलिज्म कहलाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही शरीर में नए पदार्थों का संश्लेषण, शारीरिक विकास, वृद्धि एवं संरक्षण संभव है। ठीक है। तो देखिए एनाबॉलिज्म क्या होता है, सभी चयापचय क्रियाएं जिसके फलस्वरूप शरीर में जो सामान्य अणु होता है वो जीव द्रव्य के अपेक्षा बड़े बड़े अणु बनाता है। जैसे ग्लूकोज बनाता है, प्लांट जो है, जो पेड़ पौधे हैं, वो वो जो है क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और उसको जमा करके रख लेते हैं और बाद में उसका उपयोग वो करते हैं। ठीक है। किसके लिए, जैसे वृक्ष बड़ा होता है उसके लिए करते हैं, जैसे उसका वृद्धि होता है, ठीक है, उस सब चीजों के लिए करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, CO2 जो होता है, वो H2O, CO2 और H2O, ये दोनों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। तो यह जो है एक महत्वपूर्ण एनाबॉलिक क्रिया है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, CO2 और H2O जो है मिलकर ग्लूकोज बनाता है। ठीक है। और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है। पेड़ पौधे के अंदर क्या होता है, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वही पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और पानी, जल जो है उसके अंदर रहता है। पेड़ पौधे के अंदर जल डालते हैं हम लोग, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इस दोनों का जब अभिक्रिया होता है पेड़ पौधों के अंदर, तो वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन को हवा में छोड़ देता है और ग्लूकोज को अपने अंदर जमा कर लेता है। ठीक है। तो ये यहां तक समझ गए हम लोग। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, हम समझ गए वहां तक। अब हम पढ़ते हैं पोषण, मतलब न्यूट्रिशन। पोषण का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो पोषण क्या होता है, पोषण जो होता है वो जैव रासायनिक और शारीरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जीवन को समर्थन करने के लिए भोजन का उपयोग करता है। इसमें अंतर ग्रहण, अवशोषण, आत्मसत और जैव संश्लेषण, अपचय और उत्सर्जन शामिल है। पोषण क्या है, पोषण किस लिए जरूरी है, पोषण जो एक जैव रासायनिक और शारीरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जीवन का समर्थन करता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषण लेते हैं, तो वो जो है हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज जो है फिर ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटता है और वो
एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है, जिसके कारण हम चल फिर सकते हैं, हमारा शरीर बढ़ता है। ये सब चीज जो है वो किसके कारण होता है? पोषण के कारण होता है, न्यूट्रिशन के कारण होता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, पोषण जो है जैव रासायनिक और शारीरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जीवन का समर्थन करने के लिए भोजन का उपयोग करता है। इसमें अंतर्ग्रहण, अवशोषण, आत्मसात, जैव संश्लेषण, अपचय और उत्सर्जन भी शामिल है। ठीक है। प्रकाश पोषण दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषी, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं कि हमको वो खाना देगा या हम उससे खाना लेंगे तब खाएंगे। ठीक है। तो वैसे जीव जो अपना खाना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि पौधे हो गए, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हो गए, वो रसायन संश्लेषी जीवाणु हो गए। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग परपोषी। परपोषी क्या होता है? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है। ऐसे जीव जो अपने भोजन को स्वयं नहीं बना सकते, हम दूसरे पे आश्रित रहते हैं। जो जैसे हम लोग किस पे आश्रित हैं? पेड़ पौधों पे आश्रित हैं। लेकिन जितने भी जंतु हैं दुनिया में, समस्त दुनिया में, पूरी दुनिया में समस्त जितने भी जंतु हैं, वो सभी क्या है? परपोषी हैं। ठीक है। कोई भी जंतु जो है अपना खाना स्वयं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, वो किसी ना किसी के ऊपर आश्रित रहता है। जैसे शेर जो है वो जानवरों के ऊपर आश्रित रहता है, हम लोग जो है वो पेड़ पौधों के ऊपर आश्रित रहते हैं, बकरियां जो है वो पेड़ पौधों के ऊपर आश्रित रहती है। तो ये सब जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती है। ठीक है। भोजन के मुख्य घटक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्सर्जन। यहाँ यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ अब हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं उत्सर्जन। अब हम लोग जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन। ठीक है। इंग्लिश में हम इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। उत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव चयापचय अपशिष्ट पदार्थ अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। उत्सर्जन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने शरीर के अंदर जो चयापचय अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल देता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज बनता है, फीकल मैटर बनता है, हम लोग फीकल मैटर जो होता है वो निकाल देते हैं शरीर से बाहर। और जब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति जब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, टूटता है, तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और ऊर्जा बनाता है। तो ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है और जल जो होता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। आज का विषय जो है यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद जो है हम लोग 11वीं की पहली अध्याय जीव जगत शुरू करेंगे। तो अगर आपको आगे भी पढ़ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।